हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद बीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 26 दिसंबर 2022। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, ये हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बहुत ही जल्द यानी 31 दिसंबर की रात को जब हम लोग एक नए साल की तरफ जा रहे होंगे, मैंने आपके लिए कुछ प्लान किया है। सरप्राइज रहेगा आपके लिए, बहुत ही ज़बरदस्त कोई एक क्लास लेकर मैं आ रहा हूँ। और ये क्लास मैराथन क्लास होगी, मैं आपको अभी से बता देता हूँ। मैराथन क्लास होगी यानी 2 से 3 घंटे हम लोग पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे अब ये तो आपको उसी दिन पता चलेगा, ठीक है। तो बेसब्री से इंतजार रहेगा आप लोगों को भी, जितने भी लोग लाइव आते हो। पहली बात तो जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं, एक एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर दें और उनको बुला लें कि क्लास शुरू हो गई है। लाइक बटन पर एक एक बार प्रेस कर दें। शुरू करते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तो पहली न्यूज़ आज की स्क्रीन पर आ चुकी है। पहली न्यूज़ है, पीएम मोदी 12 जनवरी 2023 को कर्नाटक में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 21 दिसंबर को यह घोषणा की है कि 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 हुबली धारवाड़ के जुड़वा शहरों में आयोजित किया जाएगा। और यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा 12 जनवरी 2023 को किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों में से एक के सहयोग से किया जाता है। आपको पता ही है 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उन सभी को आमंत्रित कर रहा हूं। 12 जनवरी को हमारे संस्थान का स्थापना दिवस होता है। स्थापना दिवस विवेक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी आमंत्रित हैं, जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी आमंत्रित हैं हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर विवेकानंद स्टडी सेंटर में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा कि 12 जनवरी 2022 युवा दिवस का फंक्शन कहां पर आयोजित किया गया था। कमेंट कॉलम में आंसर करिए। इसके अलावा ये भी बताइए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस एक डेट को मनाया जाता है। 12 जनवरी को तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस एक डेट को मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं आप कमेंट कॉलम में आंसर जरूर देंगे। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है आईएमएफ से। आईएमएफ से क्या न्यूज़ है, आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2023 को घटाकर भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8% कर दिया है। आईएमएफ क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 2022 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.8% कर दिया है। इसके पहले जुलाई में आईएमएफ ने भारत की वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान जताया था। चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः 6.8% और 6.1% रहने का अनुमान लगा चुकी है आईएमएफ। आईएमएफ के बारे में आप जानते हैं, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, कमेंट कॉलम में आप बताएंगे। इसके अलावा वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है, ये भी आप कमेंट कॉलम में बताइए। आईएमएफ की बात करें तो इसकी एक करेंसी है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, जिसे हम एचडीआर के नाम से जानते हैं, यानी स्पेशल ड्राइंग राइट बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हेडक्वार्टर की बात आई है, तो क्या आप जानते हैं यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है। अगर आपने मेरे हेडक्वार्टर वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर के एक एक वीडियो को देख कर आइए। अभी तक 44 क्लासें हो चुकी हैं। सक्सेस सीरीज इसी चैनल के माध्यम से शाम को 5:30 पर करी जाती है। तो जा करके एक एक वीडियो को देख कर आइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा इसी चैनल के माध्यम से अल्टरनेट डेज में जीएस की डिटेल क्लास भी लगाई जाती हैं, तो उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, शून्य से शिखर तक सीरीज का। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, स्पेन में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है। 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है। स्पेनिश संसद के निचले सदन ने 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को चिकित्सा पर्यवेक्षण की आवश्यकता के बिना कानूनी रूप से दर्ज लिंग को बदलने की अनुमति देने वाले एक उपाय को मंजूरी दी है। केंद्र वाम संगठन
सरकार द्वारा तैयार किए गए कानून के अनुसार 14 से 16 वर्ष की आयु के नाबालिगों को उनके माता पिता या कानूनी अभिभावकों के साथ होना चाहिए और 12 से 13 वर्ष के बीच के लोगों को स्थानांतरित करने के लिए न्यायाधीश की अनुमति की आवश्यकता होगी। तो ये स्पेन से न्यूज़ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होती है इस टाइप की कोई भी न्यूज़ हो। आपको याद होगा इच्छा मृत्यु लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा ये भी बताइए लैंगिक समानता को जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था, कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर करिए। बात यहाँ पर स्पेन की आई है। स्पेन यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, कमेंट कॉलम में बताइए। अच्छा, क्या आपको पता है स्पेन की संसद का नाम, कमेंट कॉलम में बताइए स्पेन की संसद का क्या नाम है। ठीक है, तो न्यूज़ ये है कि स्पेन में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है। 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग चेंज करा सकता है। तो याद रखिएगा इस न्यूज़ को। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। ऑन एंट्री द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। तो याद रखिएगा अपॉन एंट्री और द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। 7 दिन का कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल चल रहा था जिसका समापन हो गया है। तो लंदन के रविंद्र सदन में आयोजित समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में गोल्डन बंगाल रॉयल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार स्पेन की फिल्म स्पेन की अपॉन एंट्री और बांग्लादेश की द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स को मिला है। याद रखिएगा। अगर बात करें इस फंक्शन की तो आइए कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास और ऋतुपर्ण सेन गुप्ता ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया है और बेस्ट डायरेक्टर की घोषणा हुई है। तो अर्जेंटीना के डायरेक्टर ने मेसी की जर्सी पहनी और पुरस्कार ग्रहण किया है। बता दें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 दिसंबर को शुरू हुआ था। इसमें 42 देशों के कुल 183 फिल्में दिखाई गई हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म को गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड और 51 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलती है। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ेंगे आज की इम्पोर्टेंट अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है मोरक्को अगले साल फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा, ऐसा कहा है फीफा ने। तो फीफा के अध्यक्ष जियानो इन्फेंटिनो ने घोषणा करी है कि मोरक्को अगले साल फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट 1 से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। मोरक्को ने 2013 और 2014 में क्लब विश्व कप की मेजबानी की हुई है। टूर्नामेंट का सबसे हालिया संस्करण फरवरी 2022 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था जिसे इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने जीता था। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा, ऐसी न्यूज़ आजकल एग्जाम में आती हैं। अच्छा, अभी अभी हाल फिलहाल में फुटबॉल विश्व कप खत्म हुआ है। क्या आपको पता है गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता था, और आपको क्या पता है किसने इस बार का फुटबॉल विश्व कप जीता था? चलो ये तो बहुत ही आसान है, अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हराकर। गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला था, कमेंट कॉलम में आप बताएंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका आयोजन कतर में किया गया था। इसके अलावा आपको याद होगा इसी साल T20 वर्ल्ड कप भी हुआ था। T20 वर्ल्ड कप 2022 क्रिकेट क्षेत्र का कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो याद होगा आपको ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। इंग्लैंड ने जीता था न्यूजीलैंड को हराकर। कौन बने थे मैन ऑफ द सीरीज? ये बने थे सैम करन। और सैम करन तो आईपीएल में 18.5 करोड़ के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए, आपको याद ही होगा। अगर आपको याद है तो ये बताइए आईपीएल पहली बार कौन सी टीम जीती थी और किस सन में पहली बार आईपीएल को आयोजित किया गया था। इसके अलावा आईपीएल में अभी तक कौन सी टीम ऐसी है जिसने सबसे ज़्यादा बार टाइटल को जीता है, कमेंट कॉलम में आंसर करिए। एक दो क्वेश्चन और मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या आपको पता है इंडिया टीम ने ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप भी हाल फिलहाल में जीता है? किस टीम को हराया है, कमेंट कॉलम में बताइए। और ये भी बताइए ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप किस एक देश में आयोजित किया गया था। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में जरूर दें। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कैबिनेट की नियुक्त समिति ने जारी अधिसूचना में जस्टिस गुप्ता की नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट में 4 साल के कार्यकाल के बाद 16 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में फैसले सहित कई कड़े फैसले दिए थे। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा।
क्या आपको पता है वर्तमान समय में हमारे कौन से नंबर के न्यायाधीश हैं? चलिए मैं बता देता हूं, इस समय 50वें नंबर के न्यायाधीश हैं। क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है DY चंद्रचूड़। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है संविधान के किस एक आर्टिकल के तहत करी जाती है? कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर करिए। इसके अलावा एक आंसर और दीजिए कि क्वेश्चन मेरा यह है, लोकसभा जो होती है ये किस एक अनुच्छेद में वर्णित है संविधान के? कमेंट कॉलम में सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, पद्मश्री से सम्मानित HR केशव मूर्ति का निधन हो गया है। तो कर्नाटक की संस्कृति गमाका को लोकप्रिय बनाने और पद्मश्री से सम्मानित HR केशव मूर्ति का निधन हो गया है। केशव मूर्ति ने कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में अपने आवास पर अंतिम सांस ली है। 89 वर्ष के थे और काफ़ी सारी बीमारियों से पीड़ित भी थे, याद रखिएगा। बता दें कि केशव मूर्ति का जन्म गमाका कलाकारों के परिवार में हुआ था और उन्होंने अपने पिता से इसका प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि पद्मश्री से सम्मानित HR केशव मूर्ति का निधन हो गया है। आपको पता है 2022 एक ऐसा ईयर रहा है जिस साल हमारे कई सारे सुपरस्टार्स का निधन हुआ है। जैसे कि आपको याद होगा साल की शुरुआत में ही लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था। तो चलिए लता मंगेशकर से जुड़ा हुआ एक फैक्ट बताइए। ये बताइए लता मंगेशकर को किस एक ईयर में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसके अलावा आपको याद होगा लॉफ्टर किंग राजू श्रीवास्तव का इसी साल निधन हुआ था। सिंगर के का भी निधन इसी साल हुआ था। इसके अलावा आपको याद होगा एक बहुत ही जाने माने सिंगर का और भी निधन हुआ था जो बहुत सारे जेवरात पहनते थे, बहुत सारे गहने पहनते थे। चलिए कमेंट कॉल में बताइए उनका नाम क्या था। चलिए मैं ही बता देता हूँ, उनका नाम था बप्पी लाहिड़ी। ठीक है, तो बहुत सारे तमाम सारे एक्टर्स का इस साल निधन हुआ है, जाने माने लोगों का निधन हुआ है। तो ये साल बोल सकते हैं कई मायनों में अलग अलग रहा है। पढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड। तो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा को लॉन्च किया है। यह अपनी तरह का पहला स्टील है जिसे पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके निर्मित किया गया है। यह पर्यावरण में शून्य कार्बन पदचिह्न छोड़ेगा। इस्पात उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7% CO2 उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने लॉन्च किया है देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड। आपको पता है ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। ये बताइए वर्तमान समय में गृह मंत्रालय के पद पर कौन है? चलिए मैं बताता हूं, यह है अमित शाह। रक्षा मंत्री कौन है? तो यह है राजनाथ सिंह। वित्त मंत्री कौन है? तो यह है निर्मला सीतारमण जी। रेलवे मंत्री कौन है? तो ये अश्विनी वैष्णव साहब हैं। अगर बात करें सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो ये नितिन गडकरी साहब हैं। अब आप ये बताइए पीयूष गोयल के पास कौन सा मंत्रालय है? और इसके अलावा स्मृति जुबिन ईरानी इनके पास कौन सा मंत्रालय है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्या है? तो अगली न्यूज है, NHPC ने जीता भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार। तो NHPC लिमिटेड को प्रकाश में 15वें इनर्शिया अवार्ड 2022 में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी के विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। यह जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र श्रेणी में प्रदान किया गया है। NHPC लिमिटेड के पास वर्तमान में 24 पावर स्टेशनों से 7071.2 मेगावाट का इंस्टॉलेशन बेस है। यह पुरस्कार इनर्शिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। NHPC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है फरीदाबाद में। चलिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ये बताइए सार्क यानी दक्षिण साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। इसके अलावा SCO यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? ये भी आप कमेंट कॉलम में आंसर करिए। मैं आपको बता दूं इसी चैनल के माध्यम से हम लोगों ने डिस्कस किया है हेडक्वार्टर्स को, तो जा करके एक वीडियो में आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ यानी आज की आखिरी न्यूज़ है फिजी देश से। फिजी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है सित्तुनी राबुका। तो सित्तुनी राबुका को फिजी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।
फिजी की 55 सदस्यीय संसद में सितुनी राबुका ने बैनीमारामा के 27 वोटों के मुकाबले 28 वोट हासिल किए। गठबंधन व्यवस्था के तहत फिजी में विमान प्रसाद यानी वित्त, विलिमे गावोका यानी पर्यटन, मानुआ कामिका बाहरी व्यापार में 3 उप प्रधानमंत्री चुने गए। फिजी की बात करें तो राजधानी है सुआ। किस एक महाद्वीप में फिजी पड़ता है, जरा कमेंट कॉलम में आंसर करिए। तो ये थी आज की ओवरऑल न्यूज़। आपको क्या क्लास कैसी लगी, कमेंट कॉलम में अपना सुझाव जरूर दें। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है ना, तो 3 काम आप जरूर करना ना भूलें। पहला काम, आप वीडियो को लाइक करें। दूसरा काम, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तीसरा काम, जितने भी लोग पहली बार चैनल के माध्यम से जुड़ें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।